साथियों, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन गैसों में विद्युत विसर्जन। ये किस तरीके से होता है। एक बात आप लोग को याद होगी, जब मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि मेटल्स के साथ, सेमीकंडक्टर के साथ, इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ किसमें गैसेस में भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, यानी कि गमन कर सकती है विद्युत धारा। कब करेगी? जब वेरी लो प्रेशर, मतलब कि अति निम्न दाब हो और वेरी हाई वोल्टेज हो, तो ये पॉसिबल है। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी बताए थे आपको। ठीक, तो अब यहां पे हम उसी चीज को स्टडी करने वाले हैं कि गैसों में विद्युत का विसर्जन होगा। ठीक है, तो अब ये बात जान लीजिए कि मैंने वहां बताया था चार्ज कैरियर्स के बारे में कि मेटल्स में चार्ज कैरियर, आवेशवाहक कौन होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन होते हैं? तो निगेटिव आयन और पॉजिटिव आयंस होते हैं। मैंने वहां गैसेस में भी बताया था कि कौन होंगे भाई? तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड पॉजिटिव आयंस होंगे। इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पॉजिटिव आयंस होंगे। और ये कब पॉसिबल होगा? एट अ वेरी लो प्रेशर, यानी कि अति निम्न दाब पर। कब होगा ये पॉसिबल? अति निम्न दाब पर और वेरी हाई वोल्टेज, उच्च विभवांतर पर। उच्च विभवांतर मतलब कि 8-10 हजार वोल्ट पे ही जाके ये पॉसिबल हो पाएगा, और वो भी अगर हम लोग बहुत लो क्या कर पाए, प्रेशर कर पाए तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गैसों में भी विद्युत धारा का प्रवाह संभव करवा सकते हैं। तो यानी कि बहुत कम दाब और बहुत उच्च विभवांतर पर गैसों में विद्युत धारा का प्रवाह होगा। गैसों में विद्युत धारा के प्रवाह की घटना ही गैसों में विद्युत विसर्जन कहलाती है। ठीक, अब मैं आपको यहां पे सीधे टॉपिक पे आते हुए डिस्चार्ज ट्यूब दिखाऊंगा, प्रॉपर्टीज में यहां लिखूंगा और समझाऊंगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैथोड रे, उसके बाद एक्सरे, उस तरीके से हमारा वीडियो। तो इसीलिए लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब 3-4 क्वेश्चन तो इससे पूछता ही है, उसका एक फेवरेट जोन है, जैसे ये समझ लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं मैं अब डायग्राम बनाने, प्रोजेक्ट करने जा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, यहां आपको नजर आ रहा होगा डिस्चार्ज ट्यूब नजर आ रहा है। ठीक है, बेलनाकार संरचना आपको नजर आ रही है। उसमें देखिए किनारे किनारे पे इलेक्ट्रोड्स लगे हैं। वो इलेक्ट्रोड्स एल्यूमिनियम के होते हैं। किसके होते हैं? एल्यूमिनियम के। क्या लगे हुए हैं? इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। देखिए, ध्यान दे रहे हैं, इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। अब कुछ बातें हैं कि जैसे कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है वो बना हुआ है पायरेक्स ग्लास का। किसका? पायरेक्स कांच का बना हुआ है ये जो डिस्चार्ज ट्यूब आप देख पा रहे हैं। साथ ही साथ इसकी जो लंबाई है वो है 30 सेंटीमीटर। कितनी ली जाती है? 30 सेंटीमीटर। और इसका जो डायामीटर है, यानी कि जो व्यास है, व्यास मतलब समझ लीजिए कि 3 सेंटीमीटर के आसपास इसका क्या ले जाता है? व्यास। डायग्राम बड़ा बनाया गया, बट डायामीटर कितना लेगा? 3 सेंटीमीटर, लंबाई 30 सेंटीमीटर। तो इस तरीके का होगा आपका डिस्चार्ज ट्यूब। आप इमेजिन कीजिए इसको। ठीक है, उसके बाद देख पा रहे होंगे जो इलेक्ट्रोड्स लगे हैं एल्यूमिनियम के, एक इलेक्ट्रोड इधर वाला जो नजर आ रहा है वो किस तरीके से, उस पर क्या लिखा गया है? वो कैथोड की तरह कार्य करेगा, और उधर वाला एनोड की तरह कार्य करेगा। और दोनों जाके ऊपर संपर्क में है किससे? प्रेरक कुंडली से। डायग्राम आपको बिल्कुल नजर आ रहा होगा, मुझे नहीं नजर आ रहा, मैं बता रहा हूं ऐसे ही, मुझे याद है इसलिए। आप देख पा रहे होंगे कि नीचे उसको कनेक्ट किया गया है, और मैंने वहां पे टी शेप में वहां पे उसको रोका हुआ है। ठीक, और उधर की ओर जो जा रहा है वो है निर्वात पंप। निर्वात पंप यानी वैक्यूम पंप, वायु चूसक पंप भी उसको कहते हैं। और इधर की ओर जो आ रहा है वो है मैनोमीटर, यानी दाब मापी 2 मैनोमीटर की। ये जो विसर्जन नलिका है मैंने आपको पूरा इसमें डिटेल बता दिया है कि इसका लेंथ क्या होगा, डायामीटर क्या होगा। उसके साथ इलेक्ट्रोड, एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोड लगे होंगे। इधर वाले को कैथोड और उधर वाले को एनोड बोलेंगे, प्लस वहां और इधर माइनस नजर आ रहा होगा आपको। साथ ही साथ वैक्यूम पंप लगा हुआ है राइट साइड में, और इधर साइड में मैनोमीटर लगा हुआ है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। और इलेक्ट्रोड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विभवांतर होगा, वो 10,000 वोल्ट का होगा। ये सब डेटा आपको याद रखना है। और ये था आपका डिस्चार्ज ट्यूब, यानी कि विसर्जन नलिका। अब हम इसके बाद ये जो आपको कैथोड नजर आ रहा है, जैसे ही इसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाएगा और वेरी लो प्रेशर क्रिएट किया जाएगा उसके अंदर, तो इससे एनोड पर
क्या होगा कि किरणें जाने लगेंगी और एनोड जो है, एनोड का जो इलेक्ट्रोड है वो चमकने लगेगा। यानी कि कहीं ना कहीं से कुछ किरणें क्या हो रही हैं, जा रही हैं। उन किरणों को, चूंकि ये कैथोड से निकल के जा रही हैं, इसीलिए उनको नाम दिया जाएगा कैथोड किरण। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक कैथोड रेज। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैथोड किरणों को और उनके प्रॉपर्टीज को, उनके गुण को। तो पहले मैं बता दूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था कि कैथोड किरण कहेंगे किसको। ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ मैंने शॉर्ट में लिखा है नोट्स में। नोट्स का जो लिंक है पीडीएफ का, वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम चैनल से। मेरे पूरा डिटेल में है, बिल्कुल डिटेल में है। और क्वेश्चन कैसा आएगा वीडियो क्लास में मैं करवाऊंगा आप लोगों को। पहले मैं बता दूं कि कैथोड किरण कहते किसको है, कि भाई कैथोड है जो वो कैथोड रेज वो किसको कहेंगे। तो आप याद रखिए कि वेरी लो टेम्परेचर, कितना 10⁻⁻² mmHg, वेरी लो टेम्परेचर, बहुत ही निम्न दाब और साथ ही साथ बहुत उच्च विभवांतर, कितना 10,000 वोल्ट। इतना जब हम विसर्जन नलिका में इस तरीके की स्थिति उत्पन्न करते हैं तो कैथोड से अभिलंबवत किरणें निकलती हैं और निकल कर जाके एनोड पर, और वो किरणें होती हैं अदृश्य। कैथोड से अभिलंबवत निकलती हैं कुछ अदृश्य किरणें और एनोड पर जाकर टकराती हैं। तो जब वो टकराती है तो एक चमक उत्पन्न होता है। इससे पता चलता है कि कैथोड से किरणें निकली हैं और एनोड पर गई हैं। चूंकि वो कैथोड से निकल रही हैं, इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं, कैथोड रे कहते हैं। क्या कहते हैं, कैथोड रे कहते हैं, कैथोड किरण कहते हैं। और वो जो किरण होती है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कणों की बौछार भी कहलाती है। इलेक्ट्रॉन बम्बार्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन कणों की बौछार भी कहलाती है। कैथोड है ऋणावेशित, वहां से ऋणावेशित कण ही निकलेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो इस तरीके से यहां चार्ज कैरियर कौन हुआ, इलेक्ट्रॉन हुआ। तो आपने जान लिया कैथोड क्या होता है। अब उसके गुण को देखते हैं। कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, यानी कि मूव करती हैं इन स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और जो भी मार्ग में वस्तु आएगी उसकी क्या करेगी, ये शैडो बना देगी। यानी कि कोई भी अगर आप ऑब्जेक्ट इसके पाथ में रखते हो तो सामने की ओर, अगर इधर से जा रही है तो सामने की ओर उसका ये क्या बनाती है, शैडो बनाती है। उसी एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि ये एक सीधी रेखा में गमन करती है। तो पहला प्रॉपर्टीज, और इसके प्रॉपर्टीज में से 4-5 पूछ के आपको क्वेश्चन क्रिएट करेगा, इसलिए सबको बड़े ध्यान से आपको समझना है और याद रखना है। दूसरा, अधिक गतिज ऊर्जा, यानी कि कैथोड रेज के पास बहुत ज्यादा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। और ये उस एनर्जी के कारण मैकेनिकल प्रेशर भी क्रिएट कर पाती है, यांत्रिक दाब डाल पाती है। क्या करते हैं कि एक छोटा सा पंखा लेते हैं और इसके मार्ग में रखते हैं, तो वो क्या करता है, ये कैथोड रे जब जाती है तो उसको घुमा देती है, यानी कि वो घूमता हुआ हमको नजर आता है। तो वो घुमा कैसे, कैथोड रेज ने उस पर क्या किया, मैकेनिकल प्रेशर यानी कि यांत्रिक दाब डाला। और वो कैसे डाल पाई, उस कणों में क्या है, बहुत अधिक गतिज ऊर्जा है। उस अधिक गतिज ऊर्जा के कारण, यानी कि हाई काइनेटिक एनर्जी के कारण वो मैकेनिकल प्रेशर क्रिएट होता है और वो घूमता हुआ नजर आता है। तो हमको पता चलता है कि इसके पास हाई काइनेटिक एनर्जी है और ये मैकेनिकल प्रेशर डेवलप करती है। तो दूसरा प्रॉपर्टीज भी आप समझ गए। तीसरा, कैथोड तल के अभिलंबवत निकलती है। और ये जो कैथोड रेज है ये अपने कैथोड जो होता है उस तल के यानी कि उस जो आपका जो प्लेन है उसके अभिलंबवत निकलती है, सीधे सीधे परपेंडिकुलर निकलती है। एनोड से इसका कोई लेना देना नहीं है और एनोड का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि मतलब आप यहां एनोड है, आपने यहां एनोड कर दिया तो अब इसकी किरणें ऐसे निकलने लगे, ऐसा नहीं होगा। कैथोड तल जैसा है ये ठीक उसके अभिलंबवत निकलेंगी कैथोड रेज। चौथा है कि धातु पर अगर आपतित होती है तो गर्म कर देती हैं। इनके पास चूंकि हाई काइनेटिक एनर्जी है तो जब ये मेटल पे जब ये जाती हैं और उसे टकराती हैं तो ये अपना हाई काइनेटिक एनर्जी उसको देती हैं और वहां पे क्या होता है, हीट के कारण से जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट करती है और हमको क्या महसूस होता है, धातु गर्म हो गया। तो यानी कि ये जब किसी मेटल पे क्या होती है, इंसिडेंट होती हैं तो उसको क्या करती हैं, गर्म कर देती हैं। फिफ्थ है यानी कि जो कैथोड रेज है, कैथोड किरणें हैं, क्या होती हैं, परपेंडिकुलर क्या करती हैं, ये जो प्लेट जो रहते हैं उसको विक्षेपित जो प्लेट लगाते हैं तो ये पॉजिटिव प्लेट की ओर आकर्षित हो जाती हैं। यानी कि विद्युत प्लेट लगाते हैं हम तो वो क्या करते हैं, विद्युत प्लेट जैसे हम लगाते हैं तो जो पॉजिटिव वाला प्लेट है, जाहिर सी बात है भाई कैथोड रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज,
ये इलेक्ट्रॉन कणों की तो बौछार है ना। तो जैसे आप अगर इलेक्ट्रिक प्लेट लगाते हैं तो ये किधर की ओर विक्षेपित होगी भाई, पॉजिटिव प्लेट की ओर, क्योंकि इसके पास क्या है, निगेटिव चार्ज। तो ये क्या होगी, उधर की ओर मुड़ जाएगी, जाते जाते रहेगी। अगर आप ऊपर प्लेट लगाए तो ये ऊपर की ओर क्या होगी, मुड़ जाएगी। तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था जो ये आपको याद रखना है। चुंबकीय क्षेत्र में भी क्या होती हैं, ये विक्षेपित होती हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या होती हैं, ये डेविएट हो जाती हैं अपने पाथ से। 7वां पॉइंट है कि गैसों को आयनाइज कर देती हैं, यानी गैसों को क्या करती हैं, आयनित करती हैं। ये गुण है। और इसके बाद ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एकदम और अच्छे से याद रखना है। तो ये याद रखिएगा कि गैसों को क्या करती हैं, आयनित करती हैं। रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन उत्पन्न कर सकती हैं, यानी कि केमिकल एंड फिजिकल चेंज क्रिएट करती हैं ये। कौन, कैथोड रेज। ठीक है। प्रतिदीप्ति, प्रतिदीप्ति मतलब होता है, किसको कहना चाहिए, आप लोगों ने जैसे कि कोई चीज देखा होगा, आप जब रोड वगैरह से गुजरते तो अचानक से जो रेडियम वोडियम रहता है तो हमारी गाड़ी की लाइट पड़ती है उस पर, तो क्या होता है, चमकने लगता है, चमकने लगता है ना। तो ऐसा गुण हमारे कैथोड रेज में भी पाया जाता है, प्रतिदीप्ति का, यानी कि उसको चमकाने का, उसको थोड़ा लाइटनिंग करने का, प्रतिदीप्ति करने का। फ्लोरोसेंट वगैरह कुछ वर्ड दिया जाता है इसको। तो जो बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड होता है उससे लेपित, अगर आप उससे लेपित कोई चीज ला के रख रहे हैं कैथोड रेज के मार्ग में, तो ये उसको चमका देता है, चमका देता है मतलब उसको लाइटनिंग कर देता है। मतलब इसमें प्रतिदीप्ति का भी क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है। उच्च भेदन क्षमता, मतलब कि क्या होगा, इसके पास उच्च भेदन क्षमता होगा। अगर आप एल्यूमिनियम की पट्टी, पट्टी मतलब पत्ती, पतली सी एकदम एल्यूमिनियम की अगर पत्ती लेके आते हैं और इसके मार्ग में रखते हैं तो इसको छेद के निकल जाएगी। तो इससे पता चलता है कि कैथोड रेज के पास क्या होती है, उच्च भेदन क्षमता भी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट, और इसके बाद उसके बारे में ही हम पढ़ने जाएंगे, इसके उपयोग को पढ़ने के बाद, कि ये एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। कैथोड रेज ही एक्स किरणों को जन्म देती हैं या उत्पन्न करती हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कैथोड किरणें जो हैं इनके उपयोग क्या क्या हैं। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सरेज को। किसको पढ़ रहे हैं हम, एक्सरेज को। एक्सरे यानी कि एक्स किरण किसे कहेंगे, तो इनका जो जन्म होता है कैथोड रेज के कारण होता है। जब कैथोड रे के यानी कि कैथोड किरण के मार्ग में उच्च गलनांक वाली कोई धातु, यानी कि ऐसा कोई मेटल जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, और उसकी जगह हम लेते हैं टंगस्टन। ठीक है, इसको ला के क्या किया जाए, रख दिया जाए, तो कैथोड किरणें उससे टकराती हैं और वहां से वो उत्पन्न करती हैं एक्स किरणों को। किसको उत्पन्न करती हैं, एक्स किरणों को उत्पन्न करती हैं। और एक्स किरण के मैं बता दूं बारे में, एक्सरेज के बारे में, कि इनका जो वेवलेंथ रहता है वो होता है 1 एंगस्ट्रॉन से लेकर 100 एंगस्ट्रॉन, मतलब कि 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर के रेंज का। ये डेटा आप रखेंगे याद, कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर से लेके 10⁻⁻8 मीटर तक होती है इसकी क्या, तरंग लंबाई। अब ये दो टाइप की होंगी। किस तरीके की होंगी, दो टाइप की, एक हार्ड कठोर एक्सरेज पहली, और जो दूसरी होगी कठोर एक्सरेज के अलावा, यानी कि जो हार्ड एक्सरेज हैं इनकी जो तरंग लंबाई होगी वो 4 एंगस्ट्रॉम से होगी कम। क्या होगी, 4 एंगस्ट्रॉम से कम होगी, और इनकी भेदन क्षमता क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी। साथ ही इसके बाद कठोर के बाद आता है कोमल एक्सरेज। कोमल एक्सरेज यानी कि सॉफ्ट एक्सरेज इंग्लिश में बोलेंगे तो, और उसकी जो वेवलेंथ होती है यानी कि तरंग लंबाई होती है वो होती है 4 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा। ठीक है, तो ये दोनों डेटा आप याद रखिएगा। अब चलते हैं हम इसका प्रॉपर्टीज पढ़ने कि एक्स किरणों के क्या क्या गुण होते हैं। तो बहुत हद तक इसके गुण मिलते हैं कैथोड रेज से। अगर आपने कैथोड रेज को पढ़ लिया है, समझ लीजिए 60% आपको इसको नहीं पढ़ना है। कुछ जगहों पर इसके गुण उससे अलग हैं और वो आपको यूं ही याद रहेंगे। पहला, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। तो भाई कैथोड में भी ये गुण पाया जाता है कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन करे। उसके मार्ग में भी आप अगर फोटोग्राफिक प्लेट्स को लाते हैं तो वो उसको प्रभावित करती है, और ये गुण इसमें भी पाया जाता है एक्सरेज में भी, कि फोटोग्राफिक प्लेट्स को क्या करती है, प्रभावित करती है। प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, वहां भी हमने पढ़ा था
ठीक है। बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड के बारे में कि उसको लेपित अगर कोई वस्तु रख दी जाए तो क्या करती थी, कैथोड रेज प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती थी। एक्सरेज भी क्या करती है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। गैसों को आयनित करती है, कैथोड रेज भी गैसों को आयनित करती है, एक्स रेज भी गैसों को आयनित करती है। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उच्च भेदन क्षमता उसकी भी होती है और इसकी भी होती है। यानी कैथोड रेज की भी उच्च भेदन क्षमता है और इसकी भी क्या है, उच्च भेदन क्षमता है। शरीर की जीवित कोशिका को नष्ट कर देती है, यानी कि जो भी हमारे सेल्स होते हैं बॉडी के, ये क्या करती है, उनको मार देती है। तो इस तरीके से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि एक्सरेज हमारे बॉडी सेल्स को क्या करती है, मारती है। साथ ही साथ अदृश्य है, यानी इनविजिबल है, आवेशहीन है, यानी चार्जलेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन कैथोड रेज पे पड़ता है। इलेक्ट्रिक प्लेट्स अगर लगाई जाती हैं तो कैथोड रेज पॉजिटिव प्लेट की ओर क्या होती है, विक्षेपित होती है, डेविएट होती है, और मैग्नेटिक फील्ड में भी विक्षेपित होती है। लेकिन एक्सरेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पांचवा पॉइंट है, एक्सरेज बोन यानी हड्डियों को पार नहीं कर पाती है। यही कारण है कि हड्डियां जब टूटती हैं तो कहां टूटी, कितना टूटी, उसका पता लगाने के लिए हम एक्सरेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है। पीबी यानी कि जो लेड होता है, जो सीसा होता है, वो इसका सबसे अच्छा अवशोषक होता है। यानी कि जो लेड है वो इसका बेस्ट ऑब्जर्वर है, किसका, एक्सरेज का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ सकता है इस बार इसके बारे में। परावर्तन का गुण नहीं पाया जाता, इसमें रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, परावर्तन का गुण नहीं पाया जाता है। इसी वजह से इसको हम लोग रडार में प्रयोग नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ यूज के बारे में देखिए क्या क्या दिया गया है कि शरीर में टूटी हड्डियों का पता लगाने में, जो ब्रेक हो चुके हैं बोन वगैरह या क्रैक आए रहते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करने में, कीमती वस्तुओं के पहचान और पता लगाने में, जो भी हमारे पास कॉस्टली जो ऑर्नामेंट से जो कुछ भी चीजें रहती हैं, वस्तुएं रहती हैं, तो उनकी पता लगाने में, इंजीनियरिंग वर्क्स जो होते हैं, यानी कि इंजीनियरिंग में जो काम्स होते हैं, जो वेल्डिंग वगैरह वगैरह और जो बनाने उन्होंने का कास्टिंग वगैरह, तो कुछ अगर पोर्स वगैरह छोटे छोटे छिद्र रह गए तो उनको एक्सरेज की मदद से पता लगाया जाता है। नंगे आंखों से वो नहीं दिखाई देंगे हमको। ठीक है। और साथ में कोई पुल वगैरह बना है तो उसमें कुछ दोष वगैरह रह गया, तो इस चीज को पता लगाने के लिए। कैंसर के कुछ टाइप्स का, कैंसर जो बीमारी है उसके कुछ टाइप का इलाज एक्सरे से किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, कोशिकाओं को मारता है, नष्ट करता है। तो कैंसर तो उसी रोग का नाम है ना कि उसमें कोशिकाएं क्या होती हैं, एक अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ने लगती हैं। तो कुछ इस तरीके के अगर कैंसर्स हैं जिसमें कोशिकाओं को नष्ट करके उसको कंट्रोल किया जाए तो वहां पे हम एक्सरेज का यूज करते हैं। क्रिस्टल की संरचना के अध्ययन में, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल किस तरीके का है उसको जानने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एक्सरे का यूज करते हैं। एक्सरेज के बाद आपको पता होना चाहिए कि एक्सरेज का जो वेवलेंथ है वो काफी क्या होगा, कम होगा, लेकिन इसकी एनर्जी क्या होगी, हाई ऑर्डर की होगी। तो इस तरीके से हमने पूरा एक्सरेज को भी पढ़ लिया। तो इस चैप्टर में हमने किस किस चीजों को पढ़ा भाई, डिस्चार्ज ट्यूब को पढ़ा, कैथोड रेज को पढ़ा, उसका प्रॉपर्टीज पढ़ा, एक्सरेज को पढ़ा, उसका प्रॉपर्टीज पढ़ा, यूज पढ़ा, और किसको कहेंगे, एक्सरेज। ये सब चीजें हमने देख ली है। तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिसिटी का पूरा एक सेगमेंट हो जाता है आज कवर, और मैंने मात्र 3 या 4 दिनों में आपका ये इलेक्ट्रिसिटी किया है कवर। अगला जो चैप्टर है वो मैग्नेटिज्म है। अगर मैं मैग्नेटिज्म करा देता हूं तो फिजिक्स का आपका समझ लीजिए 60% मैंने करवा दिया, बच जाएगा आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन इतने बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाऊंगा मैं, एक एक चीज एकदम बारीकी के साथ, कि उसके क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। शार्ट ट्यूब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, उनको देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपको यहाँ नजर आएगा। ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि एक्स किरणें हड्डियों से होकर नहीं गुजर पाती क्योंकि, ऑप्शन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका एक्सरेज कैन नॉट पास थ्रू बोन्स वाई। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट हड्डियां मोटी होती हैं, मतलब बोन्स आर थिक। ठीक। डेंसिटी ऑफ बोन्स इज हाई, यानी कि जो हड्डियां उनका घनत्व ज्यादा होता है, या फिर हड्डियों का घनत्व कम होता है, या फिर कि सभी। तो कम ज्यादा कभी भी एक साथ तो आएंगे नहीं, तो इसमें उपरोक्त सभी तो होने से रहा, लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इतना जान लीजिए कि मैंने इसको पढ़ाया अभी आपको लेक्चर में शुरू में ही, तो इसका आंसर क्या हो जाए भाई, एक्सरेज हड्डियों के टूटने का पता लगाती हैं। तो ये पता कब लगा पाती है, जब उसका इमेजिंग करती हैं। एक्सरेज हड्डियों के इमेजिंग के काम आती हैं, तो अगर उसको पास कर जाती तो उसका इमेज कैसे ले पाती,
यानी कि ये पास तो नहीं करती हैं। तो पास नहीं करती हैं तो क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि क्या होता है भाई, उनका घनत्व ज्यादा होता है, मतलब कि उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि बोन डेंसिटी इज हाई। ठीक, और बोन डेंसिटी आप बायो में भी पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ बीमारियां भी होती हैं। तो ये अच्छा एक टॉपिक भी है, बट हम लोग चलते हैं, हमारा जो टॉपिक है फिलहाल उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अब देख रहे होंगे आप लोग बोर्ड पे, कि बोल रहा है कि निम्न में से कौन कैथोड किरणों के या का गुण नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज। नहीं है पूछा है आपसे कि इसमें से कौन सा कैथोड रे का प्रॉपर्टी नहीं है। और इतना जान लीजिए कि अगर इस बार इससे क्वेश्चन बन के आया तो भी ऐसा ही आएगा। और है कितना, डिस्चार्ज ट्यूब, कैथोड रे, एक्सरे, आधा घंटा नहीं लगेगा आप लोगों को खत्म करने में, एकदम चुटकियों में खत्म कर लीजिएगा, रात डालिए। अब बहुत तो मिलता जुलता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कैथोड रेज आर इनविजिबल एंड ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। भाई बिल्कुल, जब मैंने पढ़ाया था आपको बताया है कि कैथोड से एनोड पर जब किरणें जाती हैं तो आपको नजर आती हैं कि नहीं, एनोड पर एक चमक उत्पन्न होती है जिससे पता चलता है कि कैथोड से किरणें गई हैं। ठीक, यानी कि ये इनविजिबल है और स्ट्रेट लाइन में चलती है, तभी तो शैडो बनाती है। प्रॉपर्टी नंबर 2 या 3 हमने पढ़ा था इसी लेक्चर में। कैथोड किरणें गैसों को आयनित करती हैं, यानी कि आयोनाइज्ड द गैसेज। ठीक है, तो ये भी सही है, गैसों को आयनित करती हैं। कैथोड क्या, एक्सरेज भी करती है, तो ये याद रखिएगा, रिवीजन भी हो जा रहा है अच्छा खासा हमारा। यह किरणें पतले धातु के पत्रों को भेज सकती हैं। एल्यूमिनियम की पत्ती एग्जाम्पल मैंने बताया था, क्या करती है, उसको पार कर देती है, भेज देती है और आगे बढ़ जाती है। यानी कि क्या करती है, पेनिट्रेट थ्रू द थिन मेटल प्लेट्स, यानी एल्यूमिनियम की पट्टी को क्या करती है, पेनिट्रेट करके क्या करती है, उसको आगे बढ़ जाती है। फिर जो है नेक्स्ट, कि यह किरणें जिस पदार्थ पर पड़ती हैं उसे ठंडा कर देती हैं, यानी कि दिस रेज मेक मटेरियल कूल ऑन विच दे फॉल। भाई इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, मैंने पढ़ाया था क्या होता है जब ये उस पर जाके स्ट्राइक करती हैं तो उसको गर्म कर देती हैं, ठंडा नहीं करती। और लास्ट ऑप्शन है कैथोड किरणों में गतिज ऊर्जा होती है, बिल्कुल होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा, नहीं के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का आंसर, कि भाई ये ठंडा नहीं करेगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 16 सीएफ का है। 16 में 2 क्वेश्चन आया था, 17 में एक ही आया था, कि एक्स किरण नलिका से निकलने वाली एक्स किरणों की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य का मान निम्न में से किन पर निर्भर करता है। आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ठीक है, यानी कि द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज एमिटेड फ्रॉम एक्स रे ट्यूब डिपेंड ऑन, यानी कि उसकी जो तरंग दैर्घ्य का मान है वो किस बात पर, किस कारक पर निर्भर करेगा। न्यूनतम तरंग दैर्घ्य के लिए पूछा है, नलिका की धारा पर, यानी कि जो करंट है उसको, जो ट्यूब का, उस पर डिपेंड करेगा। सिरों पे लगाएगा विभव पर, यानी कि द वोल्टेज अप्लाइड टू द ट्यूब। द नेचर ऑफ द गैस इन द ट्यूब, गैस के प्रकृति पर। द लक्ष्य पदार्थ की परमाणु संख्या पर, द एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट मटेरियल, और नन ऑफ दिस। तो सिंपल सी बात है कि भाई वहां पे कॉन्सेप्ट किसका पढ़ते हैं हम लोग, एक तो प्रेशर का और दूसरा वोल्टेज का। तो ये किस पे निर्भर करेगा, तो वोल्टेज पे। किस पे निर्भर करेगा, वोल्टेज पे। ऑप्शन नंबर बी, द वोल्टेज अप्लाइड टू द ट्यूब, उस पर डिपेंड करेगा। इजी क्वेश्चन कितने पूछे हैं, तो इस तरीके से आपका इसके क्वेश्चंस भी हमने कर लिए। चलिए अब कुछ बातें हैं जो मैं आपसे